तो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर सी इंटर जीएसटी। ये हमारा 3.1 पार्ट है। 3.1 बोलने का मतलब एक चैप्टर होता है चार्ज ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर चार्ज ऑफ जीएसटी करके एक टॉपिक होता है, उसके अंदर का ये एडेंटम है। मतलब थ्योरेटिकली बुक वाइज ये कंपोजिशन स्कीम का जो रिवीजन रहेगा वो चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर आता है। बट ये अपने आप में एक टॉपिक है और मेजर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो इसके लिए अपने सेपरेट रिवीजन वीडियो बना रहे हैं ये वाला। और इसके पहले के वीडियोस ऊपर आपको प्लेलिस्ट आई बटन में लिंक मिल जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है? पहला बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ये कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चन आ रहे हैं। चार्ज ऑफ जीएसटी टॉपिक के अंदर जो थ्योरी है वो थ्योरी आपको किसी और वैल्यूएशन और वो जो फुल फ्लैज क्वेश्चन होता है ना उसको कैलकुलेट करने में यूज़ होती है। बट कंपोजिशन स्कीम अलग से स्कीम रहेगी। स्मॉल स्मॉल टैक्स पेयर, मतलब भले ही वो टैक्सेबल है। स्मॉल में एक तो वो स्मॉल होता है जो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। अब जो टैक्सेबल कैटेगरी में आ गया, टैक्सेबल वाले में भी ना गवर्नमेंट ने क्या बोला, एमएसएमई करके एक छोटे से रहते हैं, ठीक है। वो कौन रहते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट उनके लिए उन्होंने एक स्कीम बनाया है। वो टॉपिक चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं मेजरली चार्ज ऑफ जीएसटी टॉपिक के। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एवरेज मार्क्स तो 4.1 से मैं देख लिया अपन ने। तो सबसे पहले स्मॉल स्कीम होती क्या है वो बात करते हैं। कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि कंपोजिशन स्कीम, दिस स्कीम इज फॉर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। रजिस्टर्ड में दो कैटेगरी रहेगी, एक है स्मॉल, ठीक है। एक वो स्मॉल हो गया जो रजिस्टर्ड होता ही नहीं है। रजिस्टर होने के बाद भी इन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट बताया। थ्रेशोल्ड लिमिट से कम वाले को स्मॉल बोल लो, जिसको कंपोजिशन के लिए एलिजिबल बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा है थ्रेशोल्ड के ऊपर, उसको आप लार्ज बोल सकते हो, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम क्या होती है बेटा? कभी भी कोई टैक्स का लॉ बनता है, कभी भी कोई टैक्स का लॉ बनता है ना, टैक्स के लॉ में चाहे जीएसटी बोल लो, चाहे इनकम टैक्स बोल लो, और उसके पहले सर्विस टैक्स बोल लो या एक्साइज ड्यूटी बोल लो, इन लॉ के अंदर हमेशा ही स्मॉल एमएसएमईज के लिए, मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस, इनके लिए गवर्नमेंट एक छोटी सी स्कीम हर जगह रखती है। इसको शॉर्टकट स्कीम भी बोल सकते हो आप, शॉर्टकट स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम मीन शॉर्टकट स्कीम। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति स्कीम को ऑप्ट करता है, ठीक है, ऑप्शनल ऑप्ट करने का मतलब होता है ये ऑप्शनल होती है स्कीम, मतलब आपको वहाँ पे ऑप्ट करना पड़ेगा। तो आपको ना किसी गुड्स पे अगर 18% नॉर्मली लगता होगा ना, तो गवर्नमेंट बोलेगी 18 मत दो भैया, आप हमको 1 दे दो या 2 दे दो या 5 दे दो मैक्सिमम, ठीक है। ये अलग अलग रेट है, अलग अलग कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स के लिए, 1, 2 या 5, कहाँ 18, कहाँ 1, 2 और 5। तो वो आपको अप्लाई हो जाएगा जीएसटी का रेट, ठीक है। तो ये बेसिक एसेंस है कंपोजिशन स्कीम का। कंपोजिशन स्कीम के अंदर कोई भी सप्लायर अगर ऑप्ट करता है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स पटाना है अपने सप्लाई के ऊपर 1%, ठीक है, या ऑब्लिक 2% या 5%, बट 18% नहीं पटाना है, भले ही उस गुड्स पर नॉर्मली 18% का टैक्स लग रहा होगा। ये एसेंस है कंपोजिशन स्कीम का। अब ये किसको मिलती है कंपोजिशन स्कीम, उसकी बात करते हैं। एवरी टैक्स लॉ provides a scheme for small businesses who are liable to pay tax in GST regime. Composition scheme is available to those person who, composition scheme is available to those people who are called small, जिसको हम एलिजिबल व्यक्ति बोलते हैं। सर ये एलिजिबल व्यक्ति कौन होता है? एलिजिबल पर्सन वो होता है जिसका, अब इसके लिए एक टाइमलाइन बना लीजिए, ठीक, कॉपी उठाइए, एक टाइमलाइन बनाइए। गवर्नमेंट ये बोल रही है, गवर्नमेंट ये बोल रही है अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, FY, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब करंट के पहले वाला फाइनेंशियल ईयर, जो कि अपने केस में क्या हो जाएगा, 22-23 हो जाएगा। 22-23, 22-23 अपने को अभी कंपोजिशन देख कहाँ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अपन। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका जो एग्रीगेट एग्रीगेट टर्नओवर है, असेसी का एग्रीगेट टर्नओवर शुड बी लेस देन 1.5 करोड़ फॉर नॉर्मल स्टेट्स एंड 75 lakhs 75 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर 3।
मतलब जो एक्सेप्ट वो 3 बोला जा रहा है वो आपके नॉर्मल कैटेगरी में आएगा, उनको 1.5 करोड़ की लिमिट मिल रही है, ठीक है। वो कौन से उसकी बात करेंगे अपन। तो पहले तो ये समझिएगा कंपोजिशन स्कीम मिलती किसको है। कंपोजिशन स्कीम, अभी जो हम कंपोजिशन स्कीम की बात कर रहे हैं वो गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विस की हम अलग से बात करेंगे। अभी जो पूरा का पूरा जो टॉपिक रहेगा ना फर्स्ट पार्ट में, वो हम गुड्स की बात कर रहे होंगे। तो कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। सर्विस की बात हम अलग से करेंगे। ये जो टर्नओवर की लिमिट दी गई है ना, वो आपको गुड्स की दी गई है, नॉर्मली हर व्यक्ति के लिए 1.5 करोड़ की लिमिट। और ऐसा सप्लायर जो कहाँ बैठा है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में, एक्सेप्ट फॉर 3, उनको 75 लाख में मिलता है। तो ये स्टेट्स कौन से हैं? स्टेट सर है ऑल स्टेट इंक्लूडिंग आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों को क्या मिल रहा है? 1.5 करोड़ मिल रहा है। तो 75 लाख किसको मिलता है? 7 सिस्टर्स में जो देखो, एक तो ऊपर कवर हो गया, अब बाकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स का पार्ट है, ठीक। प्लस सिक्किम और उत्तराखंड, इन लोग को 75 लाख की स्कीम मिल रही है, ठीक है। और बाकी लोग जितने भी हो गए, ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर, इनको 1.5 करोड़। अगर किसी भी सप्लायर का आपको चेक करना है एलिजिबिलिटी, सप्लायर की एलिजिबिलिटी चेक करनी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड ना करे। कब? प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में कि पिछले में? तो बेटा पिछले वाले पे, अभी वाले पे नहीं। जब ऑप्ट कर रहे वो वाले फाइनेंशियल ईयर पे नहीं, इसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस नहीं करोगे तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल होते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या लॉ में एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइन है? इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना? यस, उसकी एक अलग से डेफिनेशन रहेगी। तो मेजर कंपोजिशन में भी आपको इंस्टीट्यूट इसी लेवल के क्वेश्चन पूछता है कि आपको 4-5-7 आइटम दी होगी, आपको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है। पहले तो एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपने चेक कर लिया तो आपको ये देखना है कि क्या वो 1.5 करोड़ से थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रहा है कि नहीं। अगर एक्सीड कर रहा होगा तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, और अगर एक्सीड नहीं कर रहा है तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो नेक्स्ट बात ये होगी कि भैया आपका एग्रीगेट टर्नओवर शब्द का मतलब क्या होता है, इसी पे मेजर क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा और ये लॉ में डिफाइंड है। एग्रीगेट टर्नओवर इज डिफाइंड इन लॉ। तो चलिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक। डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर में कुछ नहीं है। जैसे सपोज एक सप्लायर है, उसके ऑल इंडिया में जितने भी रजिस्ट्रेशन है, एक पैन के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन रहेंगे, उनका आप पहले तो टोटल बेसिस पे देखेंगे, तभी तो एग्रीगेट शब्द यूज किया गया। टोटल बेसिस पे देखोगे एक सप्लायर जिसका ऑल इंडिया में अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, तो ऑल इंडिया का टोटल बेसिस पे आप देखोगे क्या क्या चीजें। आप टैक्सेबल सप्लाई ले लो, ठीक, माइनस इनवर्ड सप्लाई जिस पे आप आरसीएम में टैक्स पे करते हो। जिस पे आप आरसीएम में टैक्स पे करते हो वो आपका सप्लाई होता ही नहीं है, ठीक है। वो आपका रिसीट होता है, रिसीट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो आपका रिसीट होता है। वो चीज इसमें अंदर इंक्लूड नहीं होगा एग्रीगेट सप्लाई में। एग्जेम्प्ट सप्लाई को अभी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए आप ऐड करोगे। आपका रियल टर्नओवर देखा जा रहा है, भले वो जीएसटी के हिसाब से एग्जेम्प्ट है, बट एग्रीगेट टर्नओवर में वो इंक्लूड किया जा रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सपोर्ट को भी आप ऐड करिए, प्लस इंटर स्टेट सप्लाईज इनको भी आप ऐड करेंगे, माइनस इसके अंदर अगर ये सारी चीजें लिखी रहेंगी क्वेश्चन में, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अगर लिखी रहेगी, मतलब ऑल टैक्सेबल सप्लाईज जितनी भी चीजें लिखी वहां पे टैक्स शामिल होगा ना, तो उसमें टैक्स का मतलब क्या क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस। ये चीजें अगर उसमें घुसी हुई हैं तो उसको आपको हटाना है, क्योंकि वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है, ठीक। अब अगर लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड है, कस्टम ड्यूटीज ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो उसको रहने दीजिए। और अगर कस्टम ड्यूटी अलग से नहीं दी है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी जहां पे कस्टम ड्यूटी का पूछ रहा था, अगर आपको सेपरेटली कस्टम ड्यूटी नहीं दी होगी तो आप कस्टम ड्यूटी को उसमें ऐड करोगे। माइनस खाली कौन से टैक्स को करना है, जीएसटी वाले टैक्सेस को, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस। इसका एक क्वेश्चन धार से कर लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस अलग से आपका एक इंक्लूजन लेके आ रहा है वो, जैसे सपोज आप पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे होगे, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, तो हो सकता है कि साल में कभी भी, जैसे सपोज आप 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो 1 जुलाई को आप रजिस्ट्रेशन ले रहे होगे ना, तो आपका टर्नओवर काउंट करा जाएगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक इसको भी लेना है। यहाँ का टर्नओवर आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। सर मैंने क्या बोला, 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो 1 अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यहां से लेके यहां तक का पूरा टर्नओवर उसमें एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है सर,
ठीक है। बट ये जो आप जबरदस्ती इंक्लूड कर रहे हो ना, इसमें वो इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस पॉइंट की, जहां पे आप डिपॉजिट देते हो, किसी को लोन या एडवांस देते हो, जहां पे आप कंसिडरेशन खाली क्या ले रहे हो, ब्याज ले रहे हो, वो वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक व्यक्ति का जितना भी रजिस्ट्रेशन है उनका सारा कुछ टोटल मारो। क्या क्या टोटल मारना है अपने को? टैक्सेबल सप्लाई लेना है, एग्जेम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, जितना भी सप्लाई करता है सब कुछ ले लीजिए इसके अंदर। कस्टम ड्यूटी है उसको भी ले लीजिए, लेकिन उसमें अगर जीएसटी के टैक्सेस शामिल होंगे तो हटा दीजिए, और अगर नहीं शामिल है तो इग्नोर कर दीजिए। ठीक। अलग से एक और चीज ऐड हो रहा है, वो क्या चीज है कि अगर आपका पहली बार आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो जीएसटी एक्ट के अंदर, फर्स्ट टाइम अगर रजिस्ट्रेशन ले रहे हो फर्स्ट टाइम, तो उस केस में 1 अप्रैल से लेकर जिस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उस दिन तक का पूरा टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये डेफिनेशन हो गई, एडलेस करना है, खाली निकालना है। इसका एक क्वेश्चन भी है, वो देख लेते हैं। और ये आपके नवंबर 19 एग्जाम में 6 मार्क्स का भी आया था। ठीक, 6 मार्क्स का। मिस्टर जफर ऑफ आसाम, बेटा आसाम की बात कर रहा है, याद करिएगा। अभी अपन ने बोला था आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। भले नॉर्मली ये स्पेशल कैटेगरी है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन इनको 1.5 करोड़ का थ्रेशोल्ड मिलता है। बात हुई थी ना अभी? ठीक है सर। Provides the following information for the preceding financial year 2022-23. You are required to find out aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition levy scheme and determine whether he is eligible for composition levy scheme or not for the financial 23-24. Value of taxable supply, outward supplies out of above 10 लाख वॉज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको इंटरस्टेट को भी इंक्लूड करना है, तो ये पूरा का पूरा 50 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी कंपोजिशन के एग्रीगेट टर्नओवर के लिए ऐड करते, अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था। लेकिन विच इंक्लूड्स 30 लाख was received as interest on loan in advance। अभी बात हुई थी सिर्फ यही वाला पॉइंट है ना, ये एक्सक्लूड करना 30 को, तो आप 70 की जगह क्या लोगे? आप 40 लाख ले लोगे। यहाँ पे 70 माइनस 30, 40 लाख ले लोगे। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, आरसीएम वाला, इसको अपने को नहीं काउंट करना है। आरसीएम वाले को एग्रीगेट टर्नओवर नहीं काउंट करेंगे। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 5 लाख, एक्सपोर्ट का टर्नओवर काउंट होगा। टोटल तीन चीज आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, 50 प्लस 40 प्लस 5, तो एग्रीगेट टर्नओवर बेटा कितना बना? ये 95 लाख बना। 95 लाख। थ्रेशोल्ड कितना है? 1.5 करोड़। तो एज एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन थ्रेशोल्ड लिमिट, ही इज एलिजिबल टू टेक कंपोजिशन स्कीम। ठीक है। अब ये अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। पहले आप टेक्स्ट दे दो, फिर सॉल्यूशन दे दो, तो 3 मार्क्स का आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। इतना सिंपल होता है। ठीक। इसमें अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ सकते हो आप मेरे से। तो विद दैट आपने एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन समझ लिया है। तो चलिए कंपोजिशन स्कीम में आगे बढ़ते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम किसको मिलती है भैया? कंपोजिशन स्कीम उसको मिलती है जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग, करंट नहीं, जिस साल ले रहे हो उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस ना करें, और ड्यूरिंग द ईयर कंपोजिशन लेने के बाद भी अगर वो थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेगा ना, उसको कंपलसरी ऑप्ट आउट करना है स्कीम से, और नॉर्मल 18% से टैक्स पे करने में नॉर्मल स्कीम में वो वापस आ जाएगा। ऑटोमेटिक उसको आना है। ठीक। आई रिपीट, अगर आप कंपोजिशन लेने के बाद कभी भी आप थ्रेशोल्ड को एक्सीड करते हैं, थ्रेशोल्ड को अगर आप एक्सीड करेंगे, तो उस केस में, थ्रेशोल्ड को एक्सीड करने के केस में कंपलसरी आपको कंपोजिशन स्कीम से तुरंत बाहर निकलना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो अब इसके अंदर टैक्स रेट्स क्या क्या होते हैं? टैक्स रेट्स सर क्या क्या होते हैं वो देखते हैं अपन। टैक्स रेट्स होते हैं 3 कैटेगरी है। एक है मैन्युफैक्चरर, मतलब जिसकी फैक्ट्री होती है, दूसरा है केटरिंग एंड रेस्टोरेंट, केटरिंग एंड रेस्टोरेंट वाला, और तीसरा होता है ट्रेडर। ठीक। ये दोनों का कैलकुलेशन एक टाइप का होता है, और ये लास्ट वाले का कैलकुलेशन थोड़ा अलग रहता है। ठीक है। अब देखिएगा, मैन्युफैक्चर वाले को 1% एप्लीकेबल है। अगर आईजीएसटी रहता तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 0.5%, 0.5%। सिमिलरली रेस्टोरेंट वाले को 5% है, तो 2.5% सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ट्रेडर, ट्रेडर मतलब
किराना दुकान और कुछ भी माल लेके खाली बेचता है, परचेज सेल इज द ट्रेडर। तो ट्रेडर को सिर्फ 1% पटाना रहेगा यहाँ पे, ठीक है सर, पटा देगा वो। अब बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, कितना टैक्स पटाना है उसका कैलकुलेशन अलग होता है, उसका बेस होता है, उसको बोलते हैं टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट ये होता है बेस कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। टर्नओवर इन स्टेट का आप मल्टीप्लाई करते हो 1%। कौन से केसेस में? पहले दो केस में 1 या 5%, ठीक है। तो इसमें देखिए टर्नओवर इन स्टेट कैसे निकलता है, बाजू में उसका रेफरेंस दिया हुआ है, टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस नील रेट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट सप्लाई, चार चीजें जोड़ देना है, ठीक है। चारों चीज को जोड़ दो, उस पर 1% लगा लो, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना रहेगा, ठीक है। चारों चीजों को आप जोड़ दीजिए, 4 आइटम्स, टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, नील सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई, चारों को आप जोड़ दीजिए और उसका 1%, वही हुआ टर्नओवर इन स्टेट। बेटा टर्नओवर इन स्टेट क्या होता है? टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट, और ये नील और ये सब एक ही कैटेगरी में, नील और एक्सपोर्ट ये सब एक ही कैटेगरी के आ जाते हैं। ये चार चीज आप ले लो, इसका जो टोटल आएगा ना, इस टोटल का 1% पटाना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को कंपोजिशन स्कीम के अंदर, पहले दो केस में। और लास्ट जो ट्रेडर है ना, ट्रेडर के केस में ना खाली आप टैक्सेबल लेना, बस टैक्सेबल, दैट्स इट, खाली टैक्सेबल ले लीजिए, ठीक। तो विद दैट जीएसटी के रेट्स की बात हो गई और कंपोजिशन स्कीम की बात हो गई। थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें। एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एक्सीडिंग 75 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अदर देन एचपी, आसाम एंड जेके। 150 लाख का मतलब होता है 1.5 करोड़ बेटा। ऑल अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग एचपी, आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका एक प्रोवाइजो, अभी हम जो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, वो कंपोजिशन किसकी बात कर रहे हैं? जो ओनली गुड्स की बात करता हूं, ओनली गुड्स, सर्विस की बात इसके अंदर नहीं आएगी। बट इसका एक प्रोवाइजो है, इसका नाम है टॉलरेबल लेवल ऑफ सर्विस। अगर कोई सप्लायर है जो प्राइमरीली गुड्स का सप्लायर है, लेकिन 10% ऑफ इस टर्नओवर, 10% अपने टर्नओवर का अगर छोटी मोटी कुछ सर्विस भी दे देता है तो चलेगा, ठीक है। 10% ऑफ इस टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर का 10% अगर वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इंसिडेंटल सर्विसेज, भाई वैसे तो वो गुड्स का डीलर था बट उसने इंसिडेंटल सर्विस दे दी, जैसे सपोज कि वो कुछ बेच रहा है, बट बेचने के साथ अगर वो रिपेयर भी करेगा तो रिपेयर एक सर्विस है, तो वो जो सर्विस कॉम्पोनेंट है वो टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर वाली लिमिट पे उसको अलाउ जाता है, ठीक। तो विच एवर इज हायर वाला अलाउ जाता है। तो बेटा क्रक्स ये हुआ कि अभी जो कंपोजिशन स्कीम की बात हो रही है 1.5 करोड़ और 75 लाख, दैट वाज फॉर गुड्स। पहली बात तो ये है कि वो गुड्स के लिए था, और गुड्स वाला भी जो बंदा है उसको एक टॉलरेबल लेवल तक सर्विस देना अलाउड है, ठीक है। ये कंडीशन रहेगी कि भैया आपका जो सर्विस का सप्लाई रहेगा, टोटल गुड्स के सप्लाई में से कुछ अगर इंसिडेंटल सर्विसेज का सप्लाई होता है तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर लिमिट, और ये आपको स्टेट वाइज मिलेगी, ये लिमिट आपको स्टेट वाइज मिलेगी 10%, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या क्या कंडीशन है सर कंपोजिशन की? एलिजिबिलिटी कंडीशन 10 सबसेक्शन 2 कि भैया आप जो पर्सन हो वो किसमें, मैन्युफैक्चरर, केटरिंग और ट्रेडर, कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ, आप कोई भी सर्विस सप्लाई नहीं कर सकते, आप गुड्स वाले होने चाहिए। तो ये वाली कंपोजिशन स्कीम जिसकी आप बात कर रहे हो वो सिर्फ गुड्स की है, तो पहले तो सर्विस पे ब्लॉकेज है। लेकिन ये इसका एक्सेप्शन क्या रहेगा, प्रोवाइजो, जिसमें प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, हायर वाले पे आपका टॉलरेंस लेवल है, टॉलरेंस मतलब उतना अलाउड है, अगर आप उतना दे रहे हो तो चलेगा, और अगर उससे ज्यादा दे रहे होगे तो आपको कंपलसरी कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके सर। नेक्स्ट, नॉट एंगेज, दैट पर्सन शेल नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस विच आर नॉट टैक्सेबल, ठीक है। ऐसी सर्विसेज में ना हो, ऐसे गुड्स में ना हो जो नॉट टैक्सेबल है, या वो इंटर स्टेट उसको आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करना अलाउड नहीं। भले आपकी दुकान 4 स्टेट में हो, लेकिन आप वहां से सामान जो बेच रहे हो ना वो वहीं वहीं बेचो, उसको बाहर मत निकालो स्टेट से। जैसे सपोज अपनी शॉप है एक छत्तीसगढ़ में, ठीक है, दूसरी शॉप रहेगी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र वाली शॉप सिर्फ महाराष्ट्र में सेल करेगी, छत्तीसगढ़ वाली शॉप सिर्फ छत्तीसगढ़ में सेल करेगी, और अगर दिल्ली वाली शॉप है ना तो वो सिर्फ दिल्ली में सेल करेगी, दिल्ली के बाहर नहीं जाएगा। मतलब हर शॉप अपने अपने स्टेट के अंदर सेल करे,
इंटर स्टेट मत पहुंच जाना सर, नहीं तो कंपोजिशन विड्रॉ हो जाएगा। कंडीशंस है, नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू एन ईसीओ, ठीक है, एंड कलेक्टिंग टीसीएस। बेटा जहां पे भी दो शब्द आ गया ईसीओ प्लस टीसीएस, इसका मतलब क्या है? ईसीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, निक नेम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। बेटा ये फ्लिपकार्ट के थ्रू जो सेलर्स होते हैं ना, ये उनकी बात कर रहा है। अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह के थ्रू सेल कर रहे होंगे तो वो भी इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है, वो भी इसके अंदर अलाउड नहीं है। आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। नोटिफाइड गुड्स स्पेशल गुड्स है, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा, ईटा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ये सारे नोटिफाइड गुड्स है, ठीक है। इसके अंदर आइसक्रीम आता है, कौन से कॉन्सेप्ट पे कंपोजिशन अलाउड नहीं है? आइसक्रीम प्रोडक्ट पे अलाउड नहीं है, ठीक है, हिम क्रीम। अदर एडिबल आइस, आइस बनाते हो उस पे भी अलाउड नहीं है। पान मसाला, एरेटेड वाटर, ठीक है, एरेटेड वाटर मतलब सोडा, सोडा जानते हो, मिक्सिंग में जो यूज होता है सोडा, ठीक। टोबैको, टोबैको सब्सटीट्यूट्स, टोबैको मतलब तंबाकू, सब्सटीट्यूट मतलब सिगरेट विगरेट, सब चीज उसके अंदर आ जाता है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, बिल्डिंग ब्रिक्स और रूफिंग एंड अर्थन टाइल्स, इन सारे प्रोडक्ट पे कंपोजिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। कैजुअल मतलब कहीं किसी स्टेट में जा रहे हो 4-5 दिन की एग्जीबिशन लगाने के लिए, तो वहां पे आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेते हो, ठीक है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेते हो, वो वाले लोगों को भी अलाउड नहीं है। भैया तू बाहर जा ही मत, जिधर बैठा है ना उधर ही बैठ, ठीक। नेक्स्ट और क्या कंडीशंस देखिए, स्कीम वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस हैविंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन ऑफ द कंडीशंस एक्वायर्ड फॉर ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा कि सपोज किसी एक व्यक्ति का एक ही स्टेट में दुकान है, से महाराष्ट्र में उसका शॉप है, एक शॉप है, तो उसकी एक ही हो गई। बट उसी व्यक्ति की सपोज से एक और स्टेट है कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, यहां पे भी एक शॉप रहेगी, तो वो अगर एक जगह कंपोजिशन लेगा ना तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वो दूसरी जगह भी ले रहा है। और अगर जैसे वो एक जगह ऑप्ट आउट करेगा, ऑप्ट आउट मतलब कंपोजिशन से बाहर निकलते हैं उसको ऑप्ट आउट बोलते हैं, तो मान लिया जाएगा कि वो हर जगह से ऑप्ट आउट हो जाएगा। तो मतलब ये रहा कि बेटा जितने भी शॉप्स रहेंगे एक सप्लायर के अलग अलग स्टेट में, वहां पे उसको मैंडेटरीली एक स्कीम फॉलो करनी फॉर ऑल द शॉप्स। अगर कंपोजिशन रहेगा तो ऑल द शॉप में कंपोजिशन, अगर एक जगह से बाहर निकला तो हर जगह से बाहर निकलेगा। मतलब पैन ऐसा होल जितने भी रजिस्ट्रेशन है हर जगह मैंडेटरीली सेम टाइप की चीज होनी चाहिए। नॉर्मल में हो तो नॉर्मल चलो, कंपोजिशन हो गया तो कंपोजिशन चलोगे, ठीक है। अदर कंडीशन क्या है? कंपोजिशन, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जनरली जीएसटी में अपनी बात क्या होती है बेटा, याद रखिएगा कि गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है ना, गवर्नमेंट किससे लेती है? सप्लायर से लेती है, ठीक है। और सप्लायर किससे लेता है? रेसिपिएंट से लेता है, ठीक। अगर आप कंपोजिशन वाले हो गए, अगर आप कंपोजिशन वाले हो गए, सप्लायर अगर कंपोजिशन है तो बेटा उसको गवर्नमेंट सी बना रही है और ये बोल रही है बेटा तू रेसिपिएंट से ना कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तू जो सेल का अमाउंट लेता है ना उसी में से अपने सेल अमाउंट में से 1% निकाल के तू गवर्नमेंट को देगा, रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं करेगा। ये मैंडेटरी कंडीशन है। और आप जहां जहां पे भी अपना नाम लिखते हो, अपना जो साइनेज देते हो, वहां पे आपको बड़ा बड़ा लिखना है कि मैं कंपोजिशन डीलर हूं, सो दैट पब्लिक को पता चल जाए कि भैया इसको जीएसटी अलग से पे नहीं करना है। प्लस आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। टैक्स इनवॉइस वो पर्सन इशू करता है जो टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है, आप टैक्स कलेक्ट करना अलाउड ही नहीं है। आप क्या इशू करते हो? आप एक डॉक्यूमेंट इशू करते हो जिसका नाम रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई आप इशू कर सकते हो। प्लस आप आईटीसी भी नहीं ले सकते। आप जो परचेस करते हो ना, परचेस उस पर कूपन मिलता है, टैक्स पेमेंट का रिबेट मिलता है, वो रिबेट का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप कंपोजिशन डीलर रहे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अलाउड नहीं है। मैंडेटरी कंडीशन जो कि फॉलो करनी पड़ेगी। और अगला सेक्शन बोलता है प्रॉपर ऑफिसर, मतलब जीएसटी का ऑफिसर अगर ये सोचता है कि रजिस्टर्ड पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर दिस सेक्शन डिस्पाइट बीइंग नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं था फिर भी कंपोजिशन में आ गया है, तो वो उससे पेनाल्टी भी भरवा सकता है, पेनाल्टी। और रिकवरी के प्रोविजन 73-74 भी आपके ऊपर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्ले करना है आपको बिजनेस प्लेस पे, बोर्ड पे कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो। बस इतनी लिमिट थी, थ्योरी है। मेजर देखिए, कंपोजिशन ऑफ गुड्स पे अपनी बात क्या हुई, किसको मिलता है? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 पब्लिक 75 लाख के अंदर हो
वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात हो रही है जिसके अंदर आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर किधर आ जाएंगे, 1.5 करोड़ वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, यह ध्यान रख लीजिएगा। और इसी पे मेजर क्वेश्चन आता है। एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन देख लीजिए, उसके 3-4 क्वेश्चन आपकी स्टडी मैट में अवेलेबल है, उसको प्रैक्टिस कर दीजिए, उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये वाला रेट अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस, बेटा कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस। ठीक है, अभी तक गुड्स की बात हो गई। सर्विस के केस में जो थ्रेशोल्ड रहेगा ना वो 50 lakhs रहेगा। 50 lakhs का थ्रेशोल्ड है फॉर एवरीबडी। एंड जो यहाँ पे टैक्स रेट है वो 6% है, मतलब 3% और 3%। सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 है, वहां पे सेक्शन 10(1) था, 10(2) था, यहाँ पे 10(2) है फॉर सर्विस। पहले जो पढ़े वो किसके लिए था बेटा, ध्यान दीजिएगा, वो गुड्स के लिए था, सर्विस का अलग से था। सर वहां पे भी एक सर्विस की तो बात चल रही थी ना बेटा, वहां पे सर्विस की बात चल रही थी, वो ये बात थी कि वो जो कंपोजिशन की आप पढ़ रहे थे वहां पे मैंडेटरी कंडीशन है कि आप सर्विस का सप्लाई नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर रेस्टोरेंट। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर रेस्टोरेंट आप सर्विस का सप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ लेवल तक अलाउड है कि हाँ, तो उसका 10% ऑफ टर्नओवर वाज द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कि भैया उतने तक वो अलाउ कर रहा है वहां पे। ठीक है, वहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सर्विस का 10% तक अलाउ कर रहा है। और ये जो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे सप्लायर की बात कर रहे हो जो प्राइमरीली सर्विस देता होगा। सैलून हो गया, सैलून सर्विस देता है, इसके अलावा रिपेयर वाले हो गए, ये लोग सर्विस देते हैं। तो ये प्राइमरीली सप्लायर जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस देता है, गुड्स नहीं बेचता, उसके लिए बात हो रही है। यहाँ पे 1.75 करोड़ की लिमिट नहीं है, यहाँ पे छोटी लिमिट होती है 50 लाख की। और अगर 50 लाख वाला ऑप्ट करे हो कंपोजिशन स्कीम तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पटाना है 6% के हिसाब से, नॉट द 18%। ओके सर, थैंक यू। तो अब यहाँ पे 50 लाख हो गया एंड पर्सन इज नॉट एलिजिबल, 10(1) वगैरह में एलिजिबल नहीं होगा तो वो यहाँ पे आ सकता है, मतलब वहाँ गुड्स वाला नहीं है तो यहाँ सर्विस में आ सकता है वो। ठीक, अब इसमें कंडीशंस तो सेम रहेगी कि नॉट एंगेज इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई ना करे वो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई ना करे, मतलब कोई एग्रीगेटर के थ्रू सप्लाई ना करे, अर्बन क्लैप एग्रीगेटर होते हैं। ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं है, नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। सेम चीजें, बस यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट 50 लाख हो जाती है और टैक्स की जो पे करना है वो 6% हो जाता है। दैट्स इट। तो विद दैट अपना कंपोजिशन स्कीम खत्म होता है। एग्रीगेट टर्नओवर वगैरह की बात अपन ने कर ली, यहाँ पे पहले ही कर ली थी, यही इंपॉर्टेंट एरिया एग्रीगेट टर्नओवर का। अब सर एक छोटा सा एक शॉर्ट नोट रहता है कि भैया आप प्रोसीजर कैसे कर सकते हो, कंपोजिशन में ऑप्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है। कंपोजिशन ऑप्ट करने का प्रोसीजर 2 टाइप के व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। या तो आप पहले से रजिस्टर्ड हो, या तो आप पहले से रजिस्टर्ड होगे ना, पहले से रजिस्टर्ड, तो आप ईयर की बिगिनिंग में अप्लाई कर सकते हो, ईयर बिगिनिंग में, इन बिटवीन द ईयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और किसी साल आपका मन किया कि चलो मैं भी कंपोजिशन पे आ जाऊं, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप नहीं कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर बिगिन होने के पहले आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे जाके रेलेवेंट फॉर्म, जीएसटी पोर्टल पे जाके रेलेवेंट फॉर्म फाइल करना है कि भैया मैं जो अगला एक 1 अप्रैल आ रहा है ना, 1 अप्रैल से मैं कंपोजिशन में जाना चाह रहा हूँ। लेकिन आप निकल कभी भी सकते हो, कंपोजिशन से बाहर कभी भी आ सकते हो, लेकिन एंटर करने के लिए अगर आप रजिस्टर्ड व्यक्ति, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्यक्ति रहेंगे ना, तो ईयर बिगिनिंग पे ही उसके जस्ट पहले आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि भैया मैं अभी जो 1 अप्रैल आने वाला 10-15 दिन में, उसमें मैं कंपोजिशन स्कीम में जाने वाला हूँ। बट अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही आप मेंशन कर सकते हो कि वेदर यू आर ऑप्टिंग कंपोजिशन और नॉट। और ये इसमें 1 अप्रैल वाली कंडीशन नहीं है, यहाँ पे आप एनी टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डाल रहे होगे ना, उस डेट से आप कंपोजिशन ले सकते हो, जो फर्स्ट टाइम वाला व्यक्ति है। लेकिन जो जीएसटी में पहले से है, बेटा तू एक काम कर, तू ना जब 1 अप्रैल आएगा तभी आना, बीच में आधा चचरा मत कर कुछ भी। ठीक है, प्लस लेकिन अगर आपको बाहर निकलना है ना, ऑप्ट आउट करना है, ऑप्ट आउट स्कीम से ऑप्ट आउट करके नॉर्मल में आना रहेगा, तो आप एनी टाइम आ सकते हो। लेकिन स्कीम में घुसना है और रजिस्टर्ड हो पहले से, 1 अप्रैल, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और जो व्यक्ति पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहा होगा वो कभी भी आ सकता है, एनी टाइम। जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा ना, उसी में वो डाल देगा कि भैया मेरे को रजिस्ट्रेशन में जाना है, इसमें कंपोजिशन के अंदर डाल जाना है, तो आप मेरे को दे दीजिएगा। तो विद दैट अपना टॉपिक छोटा सा था, आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन होगी तो सारी क्लियर हो गई होगी। और अगर कुछ पार्ट आपको लगता है कुछ कंफ्यूजिंग है तो आप मेरे को जरूर से कमेंट में बताएं, तो उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो विद दैट कंपोजिशन का टॉपिक और होता है। अगला अपन आगे आरसीएम देखेंगे, आईटीसी देखेंगे, एग्जामिशन देखेंगे, तो ये सारे रिविजनरी वीडियोस आगे आने के हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली आते जाएंगे, गैप नहीं रहेगा इसके अंदर। तो विद दैट बेहतरीन रिवाइज करिएगा, कोई भी डाउट रहेगा यू कैन रीच आउट टू मी, कमेंट्स में डालिए और मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर रहा हूँ। चलिए विद दैट, बाय एवरीवन, टेक केयर,
और बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। अभी अपने को बहुत आगे जाना है इसमें।